हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता का अर्थ पढ़ेंगे, जिसे लिखा है कवि नागार्जुन जी ने। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। शुरुआती शिक्षा नागार्जुन जी की संस्कृत पाठशाला में हुई और बाद की पढ़ाई के लिए वे बनारस और कलकत्ता चले गए। कवि नागार्जुन घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के थे। 1998 में उनका देहांत हो गया था। तो आइए उनकी पहली कविता यह दंतुरित मुस्कान का अर्थ पढ़ते हैं। इस कविता में कवि ने बच्ची की मुस्कान का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जब बच्चे के नए छोटे छोटे दांत आने लगते हैं तब उसकी मुस्कान बहुत ही मनमोहक लगती है। बच्चे की इसी दांतों वाली मुस्कान को कवि ने दंतुरित मुस्कान कहा है। 2 साल बाद स्वदेश लौटकर कवि जब अपने बच्चे से मिलते हैं तो उसे देखकर कहते हैं कि तुम्हारे नए उगाए दांतों से युक्त ये मनमोहक मुस्कान जीवनदायिनी है, यानी जीवन देने वाली है, जो किसी के भी मृत शरीर में जान डाल देगी। उनके कहने का ये अर्थ है कि यदि कोई भी उदास और निराश व्यक्ति बालक की इस मुस्कान को देख ले तो वह भी प्रसन्नता और आनंद से खिल उठेगा। धूल मिट्टी में सने तुम्हारे ये अंग देखकर ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल रहे हो। कवि बालक को कमल के समान बता रहे हैं। उनके कहने का अर्थ है कि बच्चे धूल मिट्टी में सने होने के बावजूद भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। बच्चों को ऐसे ही फूल के समान सुंदर और कोमल नहीं कहा जाता। जिस घर में बच्चे होते हैं ऐसा लगता है मानो वहाँ फूल ही फूल खिले हैं। उनकी एकमात्र मुस्कान से चारों ओर खुशहाली फैल जाती है। अगली पंक्तियों में कवि इस बालक से कह रहे हैं कि तुम इतने कोमल हो कि धूल में लिपटे होने पर भी तुम्हें कोई भी कठोर पत्थर के समान व्यक्ति अगर गोद में ले ले तो वह भी पिघलकर कोमल हृदय का बन जाएगा, यानी वह भी दयालु प्रवृत्ति का हो जाएगा। कवि उस बच्चे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं एक खोखले बांस की तरह हूँ जिसके भीतर कुछ नहीं है। जिस प्रकार बबूल के कांटे होते हैं उसी प्रकार मेरा स्वभाव भी बहुत ही बुरा है। मेरी बातों से दूसरों को पीड़ा पहुँचती है, कष्ट होता है, किंतु तुम्हारा स्पर्श करते ही मेरा स्वभाव शेफालिका की लता की भांति फूल बरसाने वाला हो गया है, यानी मैं भी कोमल हृदय के समान हो गया हूँ। मेरे स्वभाव में बहुत ही परिवर्तन आया है। कवि बच्चे से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसीलिए लगातार बिना पलन झपकाए मेरी ओर देख रहे हो। कवि के कहने का ये अर्थ है कि अगर बच्चे को कवि के अक्खड़ स्वभाव के बारे में पता चल जाता तो वह कवि को ऐसे नहीं देखता, लेकिन बच्चे का ये भोलापन और समान भाव ही व्यक्ति की कठोर से कठोर हृदय को भी पिघलाकर मोह बना देता है। उनके कहने का ये अर्थ है कि बच्चे के लिए कोई भी भला या बुरा नहीं है, वो सभी को समान नजरों से देखता है और अपनी मुस्कुराहट से सब में प्यार भर देता है। आगे की पंक्तियों में जब बच्चा लगातार कवि को देखे जा रहा था तो कवि उस बच्चे से कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखते देखते थक गए हो, लो मैं ही अपनी दृष्टि तुमसे हटा लेता हूँ, यानी मैं ही अपनी नजर तुमसे हटा लेता हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारी माँ जन्म देकर इस संसार में न लाई होती तो मेरा और तुम्हारा ये पहला परिचय भी नहीं हो पाता। न मैं तुम्हें जान पाता और न तुम मुझे, और न मैं तुम्हारी ये छोटे दांतों वाली मुस्कान को देख पाता। कवि का ज्यादातर समय बाहर घूमने में ही बीता, इसीलिए वो बच्चे के जन्म के समय साथ रहे, लेकिन अब इतने समय बाद इस बच्चे की मुस्कान को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। उनका कड़क स्वभाव भी कोमल हो जाता है। कवि कहते हैं कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही धन्य है। मैं हमेशा घर से दूर परदेशों में घूमता रहा, इसीलिए पराया सा हो गया हूँ। माँ बेटे से अलग रहकर एक अनजान व्यक्ति बन गया हूँ। मैं तो यहाँ अतिथि की जैसे कम समय के लिए ही आता हूँ, इसीलिए मुझसे तुम्हारा कम ही संपर्क रहा। कवि के अनुसार उनका ज्यादातर समय बाहर बीतने के कारण उनका बच्चा भी उन्हें पहचान नहीं पाता, वो उन्हें अनजान ही समझता है।
जिस बात का कवि को बहुत दुख है। आगे कवि कहते हैं कि अपनी माँ की उंगलियों को अपने मुंह में डालकर चूसते समय तुम्हें पंचामृत के स्वाद जैसा आनंद मिलता होगा, क्योंकि उनमें माँ को वात्सल्य प्रेम छिपा होता है, माँ की ममता, माँ का प्यार छिपा होता है। कवि बच्चे से कहते हैं कि जब तुम मुझे अपनी कनखियों से देखते हो, कनखियों यानी नजर बचाकर तिरछी निगाह से देखना, तुम्हारी और मेरी आंखें जब आपस में मिलती है तो तुम्हारे नए उगाए दांतों वाली ये मुस्कान मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मुस्कान मुझे आनंदित कर देती है और मेरे जीवन में नई खुशियाँ भर देती है। तो ये था पहली कविता का अर्थ। अब हम पढ़ेंगे दूसरी कविता, फसल। कवि कहते हैं कि खेतों में लहराती हुई फसल एक या दो नहीं बल्कि अनेक नदियों के पानी का फल है, जिसे उपजाने में करोड़ों हाथों का परिश्रम है। यानी फसल उगाने में करोड़ों किसानों की रात दिन की मेहनत होती है। साथ ही हजारों खेतों की मिट्टी होती है जिसकी अपनी एक विशेषता होती है। ये सभी प्रकार की मिट्टियाँ खेतों को उपजाऊ बनाने में और फसल उगाने में सहायक होती है। कवि खुद से ही ये प्रश्न करते हैं कि फसल क्या है और बताते हैं कि फसल और कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू है, किसानों और मजदूरों के हाथों का परिश्रम है और भूरी काली सोने के समान अलग अलग मिट्टी की विशेषता इस फसल में समाहित है। अनाज की सुनहरी चमकती बालियों पर सूरज की किरणें पड़ती है और हवा से वो बालियां थिरकने लगती हो, मानो खेत में खड़ी किसी युवती की सोने की बालियां हवा में हिल रही हो। इस कविता में कवि नागार्जुन ने फसल तथा इसे पैदा करने में अनेक तत्वों के योगदान की बात कही है, जैसे पानी, मिट्टी, सूर्य की किरणें, हवा और किसानों की मेहनत, जिनके सहयोग से खेतों में फसल लहलहाती है। ओके बच्चों, तो ये थी दोनों कविताओं का अर्थ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।